ठीक है। तो हम लोग ये डिस्कशन कर रहे थे कि क्या क्या बेटर या फिर एक इंटेलिजेंट डिसीजंस होते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट। इनमें पहला सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि सेविंग्स अकाउंट को जल्दी से जल्दी ऑटो स्वीप इनेबल कर देना चाहिए, जिससे कि हमारे हायर रिटर्न मिलना स्टार्ट हो जाए। सेकंड, एक इंटेलिजेंट डिसीजन होता है कि एफडी पे भी रुकना नहीं चाहिए। सेविंग से एफडी पे रुकना नहीं चाहिए, थोड़े टाइम के अंदर अंदर पीपीएफ अकाउंट एक खुलवा लेना चाहिए। उसमें हर साल 1,50,000 या 1.5 लाख, जो भी अप टू 1,50,000 कुछ ना कुछ पैसा हर साल डालते रहना चाहिए पीपीएफ वाले अकाउंट में। ये पैसा पढ़ते रखते रहते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्ट दे करके रिटायरमेंट के टाइम तक एक अच्छा पैसा बन के निकलता है बुढ़ापे में। ठीक है। इस पैसे को निकाल नहीं सकते बार बार, तो एक जगह इकट्ठा होता रहता है और थोड़ा सा अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलता है। लास्ट में जो बेनिफिट्स मिला है वो सब टैक्स फ्री हो जाते हैं, तो इसलिए बहुत अच्छा पैसा बन के निकलता है उस टाइम पे जो लेट एज पे होता है। लोग जो कॉमन गलतियां करते हैं इनके बारे में ना स्टार्टिंग से नहीं सोचते। लोग कब सोचते हैं? जब शादी होती रहती है ना, 8-10 साल जॉब कर लेते हैं, 5 ईयर्स 8 ईयर्स जो भी जॉब कर लेते हैं, 8-10 ईयर्स मोस्टली। उसके बाद जब शादी होने लगती है ना, तो उस टाइम पे बहुत खर्चा होता है। तो उस टाइम पे इनको ध्यान आता है कि अगर हमने थोड़ा सा बेटर तरीके से किया होता तो शायद वो जो बेनिफिट्स मिलते उसी में सब कुछ हो जाता। या फिर मोस्टली लोग एमबीए करने जाते हैं, कुछ साल जॉब करने के बाद एमबीए करने जाते हैं। तो किसी भी अच्छे एमबीए कॉलेज का इंडिया में जो कॉस्ट है एमबीए करने का, वो 24-26 लाख के आसपास आता है। ये सिर्फ एजुकेशन फीस है। बाकी अपने रहने खाने का 2 साल का खर्चा अलग से। उस टाइम पे उनको लगता है एजुकेशन लोन वगैरह लेना पड़ता है, तो उनको लगता है कि हमने अगर फाइनेंसेस थोड़ा बेटर मैनेज किया होता तो आज एक अच्छा पैसा हमारे पास होता। और इस पैसे में तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना, बस एक फॉर्म फिल कर देना है। कोई बहुत एफर्ट नहीं लगता, बट वो रिटर्न्स काफ़ी बढ़ जाते हैं। एक्स्ट्रा पड़ा हुआ पैसा अपने आप बढ़ता रहता है। तो ये कुछ डिसीजंस हैं। देन ये है कि जैसे अगर तुम्हारे पास थोड़े बहुत एफडी में पैसे हो गए, कि 4 मंथ की सैलरी एफडी में इकट्ठी हो गई, किसी की सैलरी मतलब सैलरी स्टार्ट हुई है 1 लाख पे, तो उसको तुरंत ये गोल्ड वोल्ड के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। बट हाँ, किसी डेट पे अगर उसको लगता है कि ठीक है एफडी में मोर देन 4-5 लाख रुपीज आ रहा है, 4-5 महीने की सैलरी एफडी में इकट्ठी हो गई है, जो मेरे काम नहीं आ रहा, ठीक है, उसके बाद सोचना चाहिए कि थोड़े बहुत एक्स्ट्रा हायर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में काउंट होते हैं। तो उसमें से एक ऑप्शन हो सकता है गोल्ड। जैसा तुमने कहा कि तुम्हें बहुत अट्रैक्टिव लगा था गोल्ड, तो देन एट दैट स्टेज गोल्ड गोल्ड बॉन्ड्स के फॉर्म में कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट थोड़ी बहुत। ठीक है। ये रिस्की इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। हम लोग ऐसा पैसा पैसा लगा रहे हैं जहां से पैसा डूबेगा नहीं। संभल संभल के हम लोग चल रहे हैं। और अपनी सैलरी के टर्म्स में बात करें, किसी की सैलरी हो सकता है 20,000 हो, किसी की 1 लाख हो, किसी की 3 लाख हो। तो अपनी सैलरी के हिसाब से 4 महीने की सैलरी संभाल के रख ले। उसके बाद थोड़े से ये सब इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है पिक्चर? यस सर। गोल्ड बॉन्ड्स हो गया। उसके बाद एक बहुत बड़ी गलती है, एल आई सी के एंडोमेंट प्लान्स वाले कोई ना कोई तुम्हारे पास आ जाएगा। जब तुम कमाना स्टार्ट कर दोगे तो कोई ना कोई तुम्हारे रिलेटिव्स में आ जाएगा, जिन जो एजेंट्स वगैरह का काम कर रहे होते हैं, कि एक ऐसा प्लान है एलआईसी का कि इतना डालो, हर साल डालते जाओ, तुमको एक इंश्योरेंस भी हो रहा है तुम्हारा, और आफ्टर 10 ईयर्स 20 ईयर्स एक पर्टिकुलर अमाउंट आता है 25-30 ईयर्स के बाद। ये कभी भी नहीं लेना। ये सबसे खराब प्लान्स होते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। एलआईसी एंडोमेंट प्लान्स कभी भी नहीं लेना, स्ट्रिक्ट नो। इनका रिटर्न रेट, इतने लंबे टाइम तक पैसा ब्लॉक करते हैं, कम से कम 25 ईयर्स के आसपास पैसा ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक्ड उस 25 ईयर्स में तो तुम्हारा बुढ़ापा आ जाएगा, 50-60 ईयर्स के पहुंच जाओगे। और उस टाइम पर पैसा बहुत ही कम ग्रो करके आता है। इसका रिटर्न अगर एग्जैक्ट देखोगी ना, CAGR के हिसाब से, जो एनुअल ग्रो होता है कंपाउंडेड, तो ये रफली रफली 5-6% के अराउंड ग्रो करता है, इससे ज्यादा नहीं करता। एफडी से भी कम है, लेस देन एफडी। दिस रिटर्न इज लेस देन एफडी। इट इज लेस देन पीपीएफ। इसमें कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा? बस एक सोशल प्रेशर होता है कि लोग इंश्योरेंस इंश्योरेंस करते रहते हैं, बट ये इंश्योरेंस है ही नहीं, ये धोखा है। इंश्योरेंस भी नहीं है ये। इंश्योरेंस के लिए और अच्छे इंश्योरेंस है। और वो तब लेना चाहिए जब तुम्हारे पास डिपेंडेंट्स हो, जब से कोई शादी वादी हो गई, फैमिली डिपेंडेंट्स है, या पेरेंट्स अगर डिपेंडेंट्स में, तो फिर लेना चाहिए। अदरवाइज इंश्योरेंस स्टार्टिंग स्टार्टिंग में लेने की जरूरत मेरे हिसाब से तो नहीं है।
हमें नहीं फील होता। ठीक है, कि डिपेंडेंस नहीं है तो फिर इंश्योरेंस स्कीम नहीं लेना चाहिए। और इंश्योरेंस स्कीम के नाम पे इन्वेस्टमेंट कभी नहीं करना चाहिए, वो पैसा डुबाने वाला काम है। उससे बहुत बेटर है कि एफडी में पैसा रख के छोड़ दो। सबसे सिंपल है कि मतलब कुछ नहीं करना तो कोई फोर्स नहीं कर रहा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इन्वेस्टमेंट तभी करो जब एफडी से हायर रिटर्न आए। एफडी से हायर रिटर्न नहीं है तो फिर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। वो इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, बकवास। हम लोग रिस्क तभी लेंगे, इन्वेस्ट तभी करेंगे जब एफडी से हायर रिटर्न हो। डेट म्यूचुअल फंड कोई सेंस नहीं बनाता, क्योंकि एफडी के लगभग ही रिटर्न होता है उसका। उसका बेनिफिट तभी होगा अगर कभी वापस ये टैक्स बेनिफिट आ जाए, उसको फॉलो करना पड़ेगा। कभी अगर न्यूज़ में सुनने में आया कि ये टैक्स बेनिफिट आ गया तो फिर कर सकते हैं, बट उससे पहले नहीं कर सकते। जब तक ये टैक्स बेनिफिट नहीं है तब तक हम लोग नहीं करेंगे। इंडेक्सेशन बेनिफिट कहा जाता है इसको। तो अगर ये इंडेक्सेशन बेनिफिट आ जाएगा कभी वापस, तो फिर इसके बारे में सोचना। आज के टाइम पे इंडेक्सेशन बेनिफिट डेट म्यूचुअल फंड से हट चुका है अप्रैल से। सिर्फ गोल्ड में ये बेनिफिट मिल रहा है तुमको अभी। ये बेनिफिट गोल्ड में मिल रहा है। इंडेक्सेशन बेनिफिट का मतलब क्या होता है कि जितने साल गुजर गए, मान लो कि तुमने पैसा डाल दिया गोल्ड में, डाला इसमें या फिर डेट म्यूचुअल फंड में डालो। ये पहले ऐसा होता था, तुमने 15 साल तक छोड़ दिया पैसे, तुमको जरूरत नहीं पड़ी पैसे की। 15 साल के बाद अगर तुम पैसा निकाल रही हो, विदड्रॉ कर रहे हैं पैसे, या गोल्ड को बेच दे रहे हैं, पहले अगर ऐसा होता। डेट म्यूचुअल फंड में या तो पैसा निकाल रहे हैं, विदड्रॉ कहते हैं उसको, या गोल्ड को सेल कर दे रहे हैं, सेल गोल्ड। तब क्या होता था कि 15 साल में जो महंगाई बढ़ी है ना, 15 साल में जो महंगाई बढ़ी है, महंगाई से एक्स्ट्रा तुमने जो कमाया है, सिर्फ तुमको उसका ही टैक्स देना था। इनकम टैक्स सिर्फ उसी पैसे का लगता था जो तुमने कमाया है, माइनस जो महंगाई बढ़ी। अब उसको हटा दिया गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने बोला ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है तुम्हारे पास डेट म्यूचुअल फंड में। अब जितना तुमने कमाया उसको अपने टैक्स के हिसाब से देख करके दे दो पैसा। जैसे एफडी में भी ऐसे ही होता है। एफडी में भी क्या होता है, बस अपना तुम देखो तुम कौन से स्लैब में आते हो, 10%, 20%, 30%, कौन से स्लैब में आते हो, उसके अकॉर्डिंगली तुम टैक्स पे करो। तो यही सेम काम डेट म्यूचुअल फंड में, तो बेनिफिट ही खत्म हो गया उसका। पहले वो एक अच्छा बेनिफिट था कि महंगाई को हटा करके, महंगाई से ज्यादा कमाया तो टैक्स दो, महंगाई से कम कमाया तो कोई टैक्स नहीं देना था पहले। क्योंकि तुम रिस्की काम कर रहे हो, तो रिस्की काम करने के लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया था गवर्नमेंट ने। तुमने रिस्क लिया है तो बदले में ये है कि महंगाई से ज्यादा कमाओगे तभी टैक्स लगेगा, अदरवाइज टैक्स नहीं लगेगा। ये गोल्ड में बेनिफिट अभी भी अवेलेबल है। बात समझ में आ गया सारा कुछ यहाँ तक? Yes, sir. कुछ डाउट है तो बता दो। सर सेविंग्स अकाउंट में एक प्रॉपर प्रोपोर्शन फिक्स करना रहता है, इनेबल ऑटो स्वीप के लिए भी और उसके बाद एफडी पीपीएफ के लिए भी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो तुमको पीपीएफ में ऐसा कुछ नहीं होता। पीपीएफ एक अलग अकाउंट खुलता है। पीपीएफ में तुम खुद से जाके करती हो, खुद से तुम पैसा डालती हो ऊपर, मतलब अपने हिसाब से। 20,000 जो अच्छा। तुमको ट्रांसफर करना पड़ता है पीपीएफ के केस में। ऑटो स्विप में ये अपने आप होता है। ऑटो स्विप में जब तुम फॉर्म फिल करते हो तो तुमको उसमें लिखना पड़ता है कि तुम कितने से ऊपर को तुम स्वीप करना चाहती हो। तो वो अमाउंट तुमको सेट करना पड़ता है। कुछ बैंक्स में 25,000 अलाउड है, और कुछ बैंक्स में 30,000 अलाउड है। ये तुम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तुम किसी को 50,000 सेट कर दोगे, 50,000 तक सेविंग में रहेगा, उसके ऊपर वाला अपने आप एफडी बनता रहेगा। ये ऑटोमेटिक होता है। ये तुमको एक फिक्स कर देना है, बाकी उसके ऊपर का ऑटोमेटिक हो जाएगा। बट पीपीएफ एक सेपरेट अकाउंट होता है, इसमें तुमको हर महीने जाके खुद से ट्रांसफर करना पड़ता है पैसा। इट इज लाइक अपने अकाउंट से किसी और के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने जैसा होता है। एक पीपीएफ अकाउंट सेपरेट बनता है तुम्हारा। ये बैंक्स में बन जाता है, ओके। एसबीआई वगैरह सब में बन जाता है। ठीक है। डाउट क्लियर है? यस सर। और कोई डाउट? नो सर। अच्छा, देन इसके बाद आता है म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक इन्वेस्टमेंट, स्विंग। ये सबको थोड़ा सा ये इसको इतना सिंपल में नहीं कर सकते, मतलब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एरिया है। और रियल स्टेट भी कॉम्प्लिकेटेड एरिया। इसमें समझ के चलना है कि तुम्हारा नीड है कि इन्वेस्टमेंट है, क्या है। तुम जो घर खरीद रही हो, या कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद रही हो, या प्लॉट खरीद रही हो, तो वो तुम्हारा नीड है कि इन्वेस्टमेंट है, ये समझ के चलना है। एज अ नीड बिहेव करने का तरीका अलग होता है कि कहीं रह के रेंट दे रहे हैं, उस पैसे को बचाना है। तो एक नीड है कि घर खरीदना है, तो उसको एक अलग तरीके से देखना है। इन्वेस्टमेंट है तो उसको एक अलग तरीके से देखना है।
जनरली रियल एस्टेट इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है जितना कि म्यूचुअल फंड वगैरह के थ्रू इन्वेस्टमेंट हो जाता है। अच्छा, अब स्टॉक मार्केट के बारे में समझते हैं कि स्टॉक मार्केट से पैसा कैसे कमाना है। सबसे पहला याद रखना कि हम लोग स्टॉक मार्केट में क्यों एंटर करते हैं। रीजन क्या है स्टॉक मार्केट में एंटर करने का? पैसा कमाना। लोग जनरली वही भूल जाते हैं। यू हैव टू रिमेंबर दैट यू आर हियर फॉर अर्निंग ओनली। स्टॉक मार्केट में एंटर करने के बाद इतना ग्लैमर है स्टॉक मार्केट के अंदर आजकल कि लोग यही भूल जाते हैं कि आए क्यों थे। आए थे पैसा कमाना, इस पे टिके रहना है हमेशा। गैम्बल नहीं करना। यहाँ पे आके गैम्बल नहीं करना। गैम्बल करने के तरीके हैं स्टॉक मार्केट में, जिसमें तुम रोज जाके बेटिंग करो कि आज बढ़ेगा कि आज गिरेगा। बढ़ गया तो थोड़ा सा पैसा कमा के ले आए, गिर गया तो चला गया अपने साइड से। मतलब होता है ना गैम्बलिंग टाइप का, जैसे बेटिंग होता है ना, किसी मैच जीतेगा कि मैच हारेगा टाइप। यस। तो ऐसा चीज भी होता है कि मार्केट में बेटिंग चल रही है कि आज मार्केट ऊपर होगा कि नीचे होगा। चैलेंज लग रही है दोनों दो लोगों के बीच में कि अगर तुम जीत गए तुमको 100 का 1000 मिल जाएगा। इस टाइप की चीजें भी होती है मार्केट में। और ये फॉर्मली होती है, सिस्टम ऐसा बना हुआ है। बट तुमको समझना है कि तुम जो कर रही हो गैम्बलिंग तो नहीं है। गैम्बलिंग नहीं करना है, क्योंकि हम लोग गैम्बलर बन के थोड़ी आए हैं। हमारा एक सोर्स ऑफ इनकम है, हमारी एक अर्निंग है, जॉब है, जो भी है। हमने बहुत मेहनत से कुछ पैसा कमाया है, हम उसको बढ़ाने के लिए आए हैं यहाँ पर। जैसे एफडी वगैरह जो तरीके हैं, तो यहाँ बढ़ाने आए हैं पैसा को। इसको रैंडमली बस एक बेटिंग के लिए नहीं फेंक सकते हैं कि मतलब। और उसमें मजा आता है। और आजकल बहुत सारे जैसे यूट्यूब चैनल्स और ये सब मिलेंगे, बहुत सारे लोग इसको सिखाने वाले मिलेंगे कि गैमलिंग में कैसे अपने जीत का परसेंटेज को बढ़ा ले। सो गैमलिंग नहीं बोलते वो लोग, ट्रेडिंग के फॉर्म में एक अलग बोलते हैं कुछ और। लेकिन एक्चुअली वो गैमलिंग की तरफ लेके जा रहे होते हैं। उससे बचना है कि स्लोली ऐसा ना हो कि माइंड ड्रिफ्ट होते होते उधर चले गए। इससे बहुत बच के रहना है। गैमलिंग में क्या होता है, लोगों के घर बिक जाते हैं, लोगों को बहुत लॉस होता है, हार्ट अटैक से भी मरते हैं बहुत सारे ट्रेडर्स। तो उससे बच के रहना है। डोंट गैम्बल। ये जो इतना बड़ा शो ऑफ होता है कि अपना दिखा रहे हैं कि मैंने इस साल में इतना कमा लिया, उस साल में उतना कमा लिया, या किसी और का देख करके खुद मतलब सोच रहे हैं कि ये इतना कमा सकता है तो जॉब छोड़ दें, या उन चक्रों में मत पड़ो। अपना बेसिक को हमेशा समझो कि आए क्यों थे। कोई यहाँ इस काम के लिए नहीं आता कि एक साल में 1 करोड़ कमाने या 2 करोड़ कमाने, कोई नहीं आता स्टार्टिंग में। लेकिन जब वो देखते नहीं कोई और 1 करोड़ कमा रहा होता है तो उसको लगता है कि मेरा वाला बहुत ही खराब है, वो बहुत अच्छा कमा रहा है, फिर उसके चक्कर में पड़ गया। मूवी स्टार्स वगैरह होते हैं कि वो इतना कमा रहे हैं। हर कोई मूवी स्टार बनने चला जाएगा जॉब छोड़ छोड़ के, तो वो कितना बेनिफिशियल होगा। यहाँ के ग्लैमर से बच के रहना है। स्टॉक मार्केट बहुत ग्लैमरस एक जगह है, उससे बच के रहो, गैम्बलिंग से बच के रहो, और अपना फोकस मेंटेन रखो। और आजकल ये बहुत डिफिकल्ट है, स्टॉक मार्केट में रहते हुए बहुत मुश्किल है कि अपना फोकस रखो कि मुझे हर साल पैसा कमा के निकलना है स्टॉक मार्केट से। पैसा कमाना इज वेरी इजी स्टॉक मार्केट में, अगर तुम फोकस नहीं छोड़ो तो। फोकस छोड़ देने के बाद फिर लोग जनरली बचा ही नहीं पाते अपना पैसा। फिर वो दुखी रहते हैं कि हर साल लॉस होते जा रहा है, पैसा कम होते जा रहा है हर साल। उससे तो बहुत बेटर था कि एफडी में रखो ना, पैसा कम तो नहीं होगा, एटलीस्ट 6-7% बढ़ेगा। यहाँ आए हो तो उसको समझो और इसमें बढ़ाने की कोशिश करो। पॉइंट समझ में आ गया? यस सर। तो मार्केट में सबसे पहला एकदम याद रखना, और हर स्टेज में अपने आप को चेक करते रहना कि अगर स्टॉक मार्केट में वर्क कर रही हो तो कहीं तुम ग्लैमर से, शो ऑफ से, या गैम्बलिंग एटीट्यूड की तरफ तो नहीं जा रही हो। जो तुम कर रही हो उसके पीछे कुछ बेसिक है कि नहीं। स्टे अवे फ्रॉम गेसिंग, गैम्बलिंग, सबसे दूर रहो। पैसा बढ़ाना है, पैसा कम नहीं होना चाहिए। पैसा कम होना है तो फिर खर्चा करेंगे ना, उसको बेकार में मार्केट में क्यों उड़ाएंगे। एटलीस्ट कुछ सामान खरीदोगे, कंज्यूम करोगे उस चीज को। ठीक है ना। लोग कहते हैं, मेरे बड़े लोग कहते हैं कि पैसे का तीन कुछ कंडीशन हो सकता है एक लंबे टाइम के अंदर। पैसे के या किसी रिसोर्सेज का तीन हो सकता है। या तो वो दान हो सकता है, या तो ये तीन करना चाहिए तुमको। या तो तुमको दान करना चाहिए, या तो तुमको भोग करना चाहिए। और ये दोनों नहीं करोगे तो लास्ट में क्या हो जाता है, अगर दान या भोग कुछ नहीं किया तो लास्ट में हो जाता है नाश। तो ये तीन नेचुरल उसके एंड होते हैं। तो दान और भोग तो फिर भी ठीक है, पैसा अगर कंज्यूम करना है तो। या तो चैरिटी में दे दिया, या तो कंज्यूम कर लिया। नाश क्यों करना है ट्रेडिंग करके।
स्टे अवे फ्रॉम गैमलिंग। गैमलिंग में 100 में से 99 लोग लॉस करेंगे, एक आदमी सबका पैसा कमा के जाएगा। ये एक पॉइंट है। ओके, देन नॉर्मली क्या होता है कि जब लोग मार्केट में एंटर करते हैं ना, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए तुमको बताया साइकोलॉजी क्या होता है नॉर्मली। हमारे साथ भी हुआ था स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, सबके साथ होता है कि जब वो आते हैं ना मार्केट में, तो मार्केट में वो सिंपल काम करते हैं, सिंपल और बहुत लॉजिकल चीजें करते हैं, और बहुत इजीली पैसा बनता है मार्केट के अंदर स्टार्टिंग स्टार्टिंग में। और जब वो ये कर लेते हैं ना, फिर उनको लगता है कि मेरा रिटर्न इतना हुआ, फिर वो और ऑप्शंस देखना शुरू करते हैं कि और क्या क्या होता है उसके अंदर। और दुनिया में बहुत तरह की चीज़ें वो देखते हैं कि बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट चीज़ें हैं, वो बातें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, और वो इन सब चीज़ों में फंस जाते हैं। और फंसने के बाद उनका बहुत सारा ईयर्स वेस्ट हो जाता है, लैक्स ऑफ रुपीज वेस्ट हो जाते हैं, और फिर दुखी होकर के वो कुछ नहीं कर पाते। बहुत लोग किसी और का पैसा कर्जा में भी लेके आते हैं, और लॉस करके सुसाइड सुसाइड करने के मूड में होते हैं, या मोस्टली कर्जा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि पैसा कमाने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैसा बचाना मार्केट के अंदर। ठीक है, तो यू लूज फोकस, यू लूज मनी। बहुत कॉशियस रहना है मार्केट में वर्क करने के टाइम, इट इज़ अ रिस्की बेट, स्टे केयरफुल। हाउ टू क्रिएट मनी इन स्टॉक मार्केट, डिफरेंट डिफरेंट वेज है। सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट वे है, सबसे सिंपल वे है जो स्टार्टिंग से कर सकते हो, म्यूचुअल फंड के थ्रू। तो म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा डालते जो, फर्स्ट एंड बेस्ट वे होता है। और हमारे पास स्टार्टिंग में थोड़ा पैसा होता है, तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड एक ऑप्शन हो सकता है। ये थोड़ा रिस्की ऑप्शन होता है, इसका रिटर्न अप्रोक्सीमेटली 20% के आसपास हो जाता है। और 20% से ज़्यादा अच्छा रिटर्न दुनिया में कोई भी इन्वेस्टर नहीं कमा रहा होता है रेगुलर बेसिस पे। रेगुलर बेसिस पे 20% बहुत अच्छा रिटर्न है, पूरे कैपिटल के ऊपर कोई नहीं कमा रहा होता 20% से ज़्यादा। ठीक है, तो और ये इतना कोई भी कमा सकता है। कोई नहीं कमा रहा होता, ये भी एक फैक्ट है, और कोई भी कमा सकता है, ये भी एक फैक्ट है, कि बस तुम म्यूचुअल फंड को दो और आराम से घर में बैठ के तुम कमा सकते हो, तुमको उसके पीछे कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई मेहनत नहीं करना है। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज का पेशेंस रखना होता है, इसमें बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स होते हैं। किसी रैंडम किसी टाइम पे अगर तुमने देखा, तो हो सकता है तुम्हारा पैसा तुमको आधा हुआ हुआ दिखेगा, किसी टाइम पे डबल हुआ हुआ दिख सकता है। तो स्केरी अप्स एंड डाउन्स बीच में आते रहते हैं इसके अंदर। ये स्मूथ नहीं बढ़ता। ऐसा नहीं कि पैसा बढ़ा दिया और हर ईयर के एंड में देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा बढ़ावा दिखेगा, ऐसा नहीं होता। एफडी में होता है ना, कि एफडी में तुमने अगर 1 लाख रख दिया, एक साल के बाद थोड़ा सा 6% या 7% बढ़ावा मिलेगा, ये उससे अगले साल 7% बढ़ेगा। ऐसा नहीं होता, इतना स्मूथ नहीं होता यहाँ पर कि नेक्स्ट ईयर 1,07,000 हो गया, उसके बाद 1,07,000 का 7% फिर से बढ़ जाए। इस तरीके से कंपाउंडिंग यहाँ नहीं होती। यहाँ पे क्या होता है, हो सकता है कि इस बार तुमने 1 लाख डाला, एक साल के बाद तुमको ये अमाउंट दिखाई दे रहा है 70,000, ऐसा भी हो सकता है कम हो गया, दिख गया। बहुत लोग यहाँ सोचते हैं कम हो गया अब तो बेकार चीजें बंद कर दूँ, हो सकता है 70,000 के बाद अगले साल 1,40,000 पहुंच जाए। इस तरीके से अप्स एंड डाउन्स करते करते बढ़ता है, बहुत ज्यादा बढ़ता है। इसका डिफरेंस बहुत ज्यादा है, मतलब एफडी से बहुत ज्यादा पैसा बनेगा अगर तुम इस पर मतलब टिके रहो तो। इसमें टिकना मुश्किल है। और इसका सबसे बेस्ट वे होता है, मैंने एक वर्ड यूज किया होगा पिछले मीटिंग में भी शायद, SIP। SIP क्या होता है, याद है? हाँ, सो मंथली मंथली ये शेयर्स खरीदते हैं, मतलब एक मंथ में फिक्स करते हैं। हाँ, तो वैसे म्यूचुअल फंड में तुम इन्वेस्टमेंट कर सकती हो। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम कहते हैं उसको, SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। उसमें एक पर्टिकुलर डेट पे हर मंथ तुम पैसा दे दोगे उसको, म्यूचुअल फंड को। फिर वो लोग तुम्हारे बदले मार्केट से शेयर खरीदेंगे। वो पूरी टीम होती है जो मार्केट में रिसर्च करती है, और वो लोग शेयर्स खरीदेंगे। उसमें एक दो अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं स्मॉल कैप वाले, जो 20% से ऊपर रिटर्न देते हैं, बहुत सारे नहीं दे पाते, लेकिन दो तीन अच्छे बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं जो 20% से ऊपर मेंटेन कर रहे हैं, 8-10 साल से कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा अमाउंट है, 20% का रिटर्न बहुत बड़ा अमाउंट है। तो ये एक पॉसिबल तरीका है मार्केट से पैसा कमाने का। दुनिया में तुम कितना भी ताकत लगाओ, तो इससे अधिक रिटर्न नहीं आने वाला, ये भी लिख के रख लो।
कुछ भी कर लो अपने पूरे कैपिटल में, इससे ज़्यादा रिटर्न नहीं आने वाला है। तो ये सबसे हाई रिटर्न कमाने का तरीका है। कैन बी, मतलब उसका हार्ट बीट बढ़ने वाला हो सकता है कि कम हो गया ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा हार्ट बीट बढ़ सकता है उसको देख करके। सेकेंड बेस्ट वे है इंडेक्स फंड्स। मार्केट में जो इंडेक्स होते हैं उनके फंड्स होते हैं, इंडेक्स फंड्स, निफ्टी फंड्स, सेंसेक्स फंड, उस तरीके से होता है। इसका रिटर्न अप्रॉक्सीमेटली 15% के आसपास होता है। ऑलमोस्ट जीरो रिस्क होता है, लॉन्ग टर्म के अंदर ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये कंट्री का मार्केट है। जो कहते हैं ना कि आज मार्केट ऊपर चल रहा है नीचे चल रहा है, वो बेसिकली इसी को देखते हैं कि ये ऊपर है कि नीचे है। तो ये बहुत अच्छा हो सकता है। ये जनरली हम लोग प्रेफर करते हैं कि अगर तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना है तुमको, और रिटर्न ठीक ठाक मिलेगा, तब भी तुम्हारा काम चलेगा। तुम बहुत हाई रिटर्न्स नहीं सोचते, तुम बस अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हो। तो ये ऐसे लोगों के लिए जो मतलब पर मंथ मान लो 50,000 इन्वेस्ट करना चाहते हैं या 1 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अभी के लिए स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, मतलब डिपेंड करता है कि तुम, जब तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट कुछ बड़ा होता जाएगा ना, जब, तो उस टाइम पे तुम इंडेक्स फंड की तरफ जाओ, यहाँ सेफ्टी है। यहाँ पे तुम करोड़ रुपीज भी एक बार में आराम से इन्वेस्ट कर सकती हो, क्योंकि पता है इसमें रिस्क नहीं है। लॉन्ग टर्म में ये बढ़ ही जाना है। इकट्ठा होते होते एक टाइम होता है जब 10 करोड़ 20 करोड़ आदमी का मार्केट में इन्वेस्टेड होता है। तो जब 10 करोड़ 20 करोड़ मार्केट में इन्वेस्टेड होता है, उस टाइम का सोचो। उस टाइम पे अगर 30% फॉल हो जाए, किसी साल में उसका 20 करोड़ किसी आदमी का इन्वेस्टेड था बुढ़ापे में, जब वो बूढ़ा हो गया उसके 20 करोड़ अकाउंट में पड़ा है, वो 30% डाउन हो जाए, अगले दिन उसका अमाउंट कितना हो जाएगा? 20 करोड़ से कम होकर के अगले दिन उसको दिखाई देगा 14 करोड़। 6 करोड़ रुपए कम हो गए। उसको तो हालत खराब हो जाएगी, उसके 6 करोड़ कम हो गया। तो स्मॉल कैप में ये प्रॉब्लम्स आती हैं। इंडेक्स में भी आ सकती है, बट ऑन एवरेज इंडेक्स 15% का रिटर्न देता रहता है। और इसमें अप्स एंड डाउन थोड़े कम दिखाई देते हैं, क्योंकि ये एवरेज होता है। 20 करोड़ का 15%, 10% अगर ऊपर उसको मिल रहा है, तो ऑन एवरेज वो साल में उस टाइम पर 20 करोड़, 15% ऑफ 20 करोड़, तो साल में 2-3 करोड़ वो उस टाइम पे कमा रहा होगा, घर में फालतू बैठ के। चाहे वो कुछ एक्टिव कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, लेकिन बुढ़ापे में वो 2-3 करोड़ रुपए साल में कमा रहा हो। और ये बहुत नॉर्मल फिगर है। बहुत लोग ऐसा होते हैं जो मतलब जब लेट एज में जब पैसे इकट्ठे हो गए हैं, एनुअल 2-3 करोड़ की कमाई अपने आप आ रहा होता है, बिना मार्केट में एक्टिव रहे भी, बिना कोई काम किए भी। तुम आराम से फिर रिलैक्स करो, जो कहते हैं ना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, कि एक बार 20 करोड़ का पोर्टफोलियो बना लिया, उसके बाद काम करो नहीं करो, चिल करो, कहीं घूमो फिरो, लेकिन अपना पैसिव इनकम वो आ रहा है कि जो पैसे रखे हुए मार्केट में वो बढ़ रहा है, तो उससे 2-3 करोड़ रुपए साल में कमा ले रहे हैं। कोशिश ये करना है कि अपना जो कॉर्पस है वो बड़ा हो। ये नहीं कोशिश करना कि बहुत हाई रिटर्न लेना। कुछ ऐसे भी शेयर होते हैं जो थोड़े टाइम के अंदर तुमको दिखाई देगा कि 50% या 100% का रिटर्न दे रहे हैं, साल में डबल हो जा रहे हैं, ऐसा भी शेयर तुमको मिल जाएगा। लेकिन ये वाले शेयर ना कुछ टाइम के बाद जीरो भी हो सकते हैं। तो कोई इसमें अगर ऐसा पैसा लगा देगा अपना, तो पैसा ही पूरा जीरो हो जाएगा। बात समझ में आया? यस। वैसे बहुत तेजी से बढ़ते हुए शेयर्स को देख के नहीं करना चाहिए। म्यूचुअल फंड वगैरह में बहुत सारे शेयर्स में वो पैसा लगाते हैं, तो उनका रिटर्न बेटर होता है, उसमें रिस्क कम होता है। और इंडेक्स भी होता है, तो मैंने तुम्हें बताया था कि कौन सा इंडेक्स कितने शेयर्स को फॉलो कर रहा होता है। 30 शेयर्स या 50 शेयर्स का को फॉलो कर रहा होता है, उसका एवरेज बनता है ये। इसमें रिस्क बहुत ही कम होता है। और ये गिरने का मतलब है कि मार्केट गिर रहा है, मतलब गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, या कुछ वर्ल्ड में कुछ ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है। तो वो प्रॉब्लम्स थोड़े टाइम का, जैसे कोविड होता है, तो कोविड के टाइम पे ये फॉल हुआ था। कोविड के टाइम 50% फॉल आ गया था, 50% फॉल। लेकिन ये फॉल कितना टाइम तक वेट किया? 3 या 4 महीना मुश्किल से रह बचा ये। 3 या 4 महीने के बाद क्या हुआ? ये पूरा का पूरा वापस जहां से गिरा था वहां पहुंचा, फिर उससे भी ऊपर चला गया। कोविड के पहले, कोविड से जस्ट पहले, निफ्टी जो होता है, निफ्टी निफ्टी 12,000 का था कोविड से पहले। कोविड के टाइम पे कितना पहुंच गया? ये प्री कोविड था, प्री कोविड 12,000। कोविड के टाइम पे कितना पहुंच गया? 7,500। तो जिसका पैसा करोड़ में लगा होगा, वो तो उसका हालत खराब हो जाएगा कि क्या हुआ। लेकिन जिसने इस टाइम पे पैसा इन्वेस्ट कर दिया, फॉल के टाइम पे इन्वेस्ट कर दिया, आज निफ्टी कितना चल रहा है? टुडे निफ्टी इज
ट्रेडिंग एट 20,000। ये विद इन कितने टाइम्स? ये 2020 में हुआ था ना, कोविड वाला फॉल। 2020 के पहले 12,000 था, मार्च 2020 में। आज 2023 में सिर्फ 3 साल में इतना पैसा कमा के बैठा है, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स, 2.5 टाइम्स, 3 टाइम्स पैसा हो गया। मतलब किसी ने 5 करोड़ लगा दिया होगा तो आज वो 10 करोड़ कमाया होगा, 3 साल में 5 करोड़ कमा लिया होगा उसने। समझा मार्केट का पावर? यस सर। तो मार्केट में सबसे बड़ा पावर ये है ना कि स्केलेबल। ये तुम्हारे टाइम से कनेक्टेड नहीं है कि तुम्हारा टाइम कितना कंज्यूम हो रहा है, ऐसा नहीं है। तुम्हारा वर्क हमेशा, जैसे तुम कितने आवर्स काम करो उसके अकॉर्डिंग तुमको सैलरी मिलेगा, कि तुम कितना जानती हो, कितना नॉलेज है, कितना एफर्ट्स, उसके हिसाब से तुमको सैलरी मिलेगा। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ परसेंटेज के टर्म्स में रिटर्न होता है। वो डिपेंड करता है कि तुमने कितना पैसा मार्केट में लगाया। बहुत नॉर्मल से लोग हैं जिनके पास कहीं से 1 करोड़ रुपीज था, और वो 1 करोड़ रुपीज हो सकता है कि बहुत टाइम में कमाया हो या फैमिली से मिला हो, चाहे जैसे ही 1 करोड़ रुपीज मिला हो किसी को, उसने अच्छे टाइम पे लगा दिया मार्केट में। मार्केट 5 ईयर्स में डबल हो ही जाती है, 3 ईयर्स 5 ईयर्स में मार्केट डबल हो जाती है। डबल हो जाएगा तो मतलब 5 ईयर्स में उसने 1 करोड़ फिर से कमा लिए, बैठे बैठा है। हर साल का 20-30 लाख का कमाई होगा उसका। अब 2 करोड़ हो गया, 2 करोड़, 2 करोड़ रुपीज हो गया, तो 5 ईयर में फिर से डबल हो जाएगा। दैट मीन्स 5 ईयर्स में डबल हो जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा ये अमाउंट? अब ये अमाउंट हो जाएगा 4 करोड़। तो मतलब अगले 5 ईयर्स में उसने कितना कमा लिया? पहले 5 ईयर्स में 1 करोड़ कमाया था, अब 5 ईयर्स में 2 करोड़ कमाया उसने। हर 5 ईयर्स में उसके पैसे बढ़ते चले जाएंगे और उसकी कमाई भी बढ़ती चल जाएगी। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? यस सर। उसके बीच में उसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। एक बार अगर 1-2 करोड़ रुपए कमा के छोड़ दिया मार्केट में, तो अब उसको बीच में कुछ ज्यादा एक्टिविटी करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ रही है। अपना लाइफ चिल वो कहीं और गुजार रहा है। तो ये इसका एडवांटेज है। और बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग, पहले 1 करोड़ था तो 1 करोड़ का 10% मिल रहा था उसको। बढ़ते बढ़ते अगर 2 करोड़ हो गया, तो अब 2 करोड़ का 10% कमा रहा होगा एक साल में। 15% जो है 2 करोड़ का कमा रहा है, मतलब साल में 30 लाख रुपीज वो कमा रहा होगा। ये वैल्यू जब 10 करोड़ पहुंच जाएगा, 10 करोड़ का 15% वो कमा रहा होगा, तो एक ही साल में 1.5 करोड़ कमा रहा होगा वो। तो लेट एज में कमाई बढ़ती जाती है इसमें। जब अमाउंट बढ़ता है लेट एज में, तो तुम्हारी कमाई उसके अकॉर्डिंग बढ़ती चली जाती है। दिस इज कॉल्ड एज कंपाउंडिंग। अच्छा, अगला वे क्या है पैसा कमाने का मार्केट में? दैट इज कॉल्ड एज फ्यूचर एंड ऑप्शन, FNO। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, ये भी एक कमाने का अच्छा तरीका हो सकता है, लेकिन ये रिक्वायर करता है बहुत ज़्यादा नॉलेज और काफ़ी ज़्यादा स्किल्स। बहुत हाई रिटर्न है इसके अंदर, बट इट इज़ वेरी 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 हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो ये सबको नहीं करना चाहिए। अगर टाइम अवेलेबल हो, अच्छा खासा टाइम तुम्हारे पास अवेलेबल हो, फुल टाइम ट्रेडर हो तुम, अगर तुम्हें मतलब और कोई काम नहीं करना दुनिया में, तुमको मार्केट में ही टाइम लगाना है, फुल टाइम ट्रेडर हो, नॉलेज भी है, सब कुछ है, उसके बाद ये काम करना चाहिए। और ये काम करना गवर्नमेंट रूल्स में अलाउड भी नहीं है अगर तुम ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हो तो। कोविड के टाइम पे फिर लॉकडाउन वगैरह था, तो मैंने थोड़ा बहुत ट्राई किया था उस टाइम पे। 13 to 14 मंथ्स मैंने लगातार ऑप्शन ट्रेडिंग की थी। और बहुत ही स्ट्रेंज था कि मैं 14 मंथ्स तक लगातार प्रॉफिटेबल था। ऐसा यहाँ पे कोई नहीं मिलता नॉर्मली जो कि कंटिन्यूअस हर मंथ प्रॉफिटेबल हो ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग की थी और 14 मंथ्स लगातार प्रॉफिटेबल था। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि गवर्नमेंट रूल्स अलाउ नहीं करती और वो सब चीज़ें, तो फिर मैंने छोड़ दिया मतलब करना। और टाइम भी नहीं मिलता, ऑफिस जब पूरा अच्छे से रेगुलर चालू हो गया तो अपने ऑफिस का काम में ही इन्वॉल्व हो जाता हूँ, टाइम नहीं बचता कि मैं देख पाऊँ मार्केट को। लेकिन 14 मंथ्स कंटिन्यूअस प्रॉफिटेबल होना बहुत मुश्किल काम था। सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया कि तुमने लगातार मतलब प्रॉफिट कमाया इसमें। समझ लो कि किस टाइप का गेम है ये। इसमें लोग लगातार पैसा नहीं कमा पाते, कभी कमाते हैं, कभी डूबता है, फिर कमाते हैं, फिर डूबता है, इस तरीके का सिचुएशन होता है।
कोई और सैलरी में कहीं और भी तो ऐसा हो ना कि हर महीने आदमी कमा पाता है। बट यहाँ 14 मंथ्स कमा लेने पे लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया कि तुमने मतलब लगातार 14 मंथ्स कमा लिया। ऐसा तो होता ही नहीं ऑप्शन ट्रेडिंग में। ये ऐसा गेम है। और इसमें मेरे पास ऐसे स्ट्रेटजीज हैं जहाँ मुझे लगता है कि कभी भी इसमें लॉस नहीं होगा। लेकिन ये फील्ड अलग है, इसमें टाइम देना पड़ता है। ये फुल टाइम काम है। पहला दो तरीका जो है फुल टाइम नहीं है। इसमें तुम आराम से म्यूचुअल फंड को देकर बैठ जाओ, वो करेंगे तुम्हारी जगह पे। या फिर इंडेक्स खरीदना बहुत सिंपल है, उसको खरीद के बैठ जाओ, उसमें भी तुम्हें कोई लॉस नहीं है। लेकिन ये करने के लिए टाइम इन्वॉल्व करना पड़ेगा। डेली कम से कम 3-4 घंटे टाइम देना पड़ेगा, मार्केट में बैठना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फॉलो करते रहना पड़ेगा। और साथ में तुम्हारा कैपिटल भी बड़ा होना चाहिए। लोग बहुत छोटे से कैपिटल लेकर रिस्क लेके मतलब करते हैं। छोटा कैपिटल वाला पैसा नहीं कमा पाता। मतलब एक डिसेंट कैपिटल होना चाहिए अगर मार्केट में अच्छा पैसा कमाना है तो। छोटा पैसा है तो पहले ये करना शुरू करो, म्यूचुअल फंड करना शुरू करो। सबसे पहले कम पैसा है तो म्यूचुअल फंड करना स्टार्ट करो। थोड़ा पैसा बढ़ गया फिर इंडेक्स में भी इन्वेस्ट करना शुरू करो। जब इंडेक्स में ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट हो गया फिर फ्यूचर ऑप्शन समझ के फिर करना शुरू करो। अदरवाइज खेलने आओगे तो पैसा डूब जाता है। देन एक स्विंग ट्रेड करके होता है, ये स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं। इसमें भी थोड़ा मतलब कम पैसा चाहिए होता है। स्विंग ट्रेड में कम पैसा चाहिए होता है, सिंपल शेयर खरीदना, कुछ दिन तक वेट करना, और बढ़ गया तो उसको बुक कर लेना, इस टाइप का काम होता है। बट दिस ऑल्सो इन्वॉल्व सम टाइम तो चाहिए इसमें भी। मतलब उन्हीं को करना चाहिए जिनके पास मतलब डेली कम से कम 1-2 घंटे का टाइम होना चाहिए मार्केट को देखने का। उतना भी टाइम नहीं है, मार्केट को ट्रैक भी नहीं कर पा रहे, मार्केट का समझ ही नहीं है बिल्कुल भी, तो फिर नहीं करना चाहिए। मतलब थोड़ा बहुत मार्केट का समझ में आना चाहिए कि शेयर कौन सा अच्छा है, कौन सा खराब है, किसके अंदर क्या हो रहा है, न्यूज़ फॉलो करना पड़ेगा, तब ये काम कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग। इसका भी एनुअल रिटर्न 20 से कम ही होता है। इसका भी एनुअल रिटर्न जो होता है ना, 17-18% से ज़्यादा होता नहीं है। कभी कभी होता है कि 30% आ गया, 40% आ गया। बट अगला कुछ टाइम जाएगा जहाँ 5%, 10% आ गया, तो वो बराबर ही हो जाता है बात। तो ये रिटर्न बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मिल पाता। सबसे बेस्ट रिटर्न यहाँ मिलता है म्यूचुअल फंड्स के अंदर। सबसे कम एफर्ट, सबसे अच्छा तरीका पैसा कमाने का। आगे समझ सारा कुछ? कुछ पूछना है? नो सर। लास्ट है इंट्राडे ट्रेडिंग, दैट इज क्लियर कट गैम्बलिंग। कि रोज मार्केट में बैठे और रोज प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आज बढ़ेगा कि गिरेगा, हर शेयर के ऊपर किसी शेयर पे बेट लगा रहे हैं कि आज ये शेयर बढ़ेगा। तो इट इज क्लियर कट गैम्बलिंग। इससे दूर रहना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। मोटा मोटा पिक्चर क्लियर हो गया मार्केट के बारे में, कैसे पैसे कमा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के तरीके कौन कौन से हैं। यस सर। पैसा बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कमाना तो फिर सेकंड। पैसा अपने आप कमा लोगी अगर तुम हो तो इन्वॉल्व, तो कमा लोगी। बचाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जनरल लोग डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं, नई नई चीजें देख के ना सोचते हैं चलो ये ट्राई करके देखते हैं, वो ट्राई करके देखते हैं। उसका रिस्क समझते नहीं है, उसमें पैसा डूब जाता है। फिर कोई बहुत सारे लोग कोर्स बेचने वाले हैं कि इसको सिखाते हैं कि इसका कोर्स चल रहा है, वो कोर्स चल रहा है। उसमें पैसा लगाते रहो सीखने के लिए। इतना टाइम खराब करके, इतना पैसा खराब करके, इतना रिटर्न भी नहीं निकल रहा। कोई इंसान इतना रिटर्न नहीं कमा पा रहा है इंडिविजुअली, 20%। तो क्यों इतना पंगा लेना है? सिंपल है, म्यूचुअल फंड को पैसा दो, आराम से बैठ कर देखोगे। खुद क्यों इन्वॉल्व होना है? टाइम भी खराब करो, पैसा भी खराब करो, सीखो भी जाकर, है ना। किसी को फुल यस सर। ट्रेडर ही बनना है कि 1-2 करोड़ रुपए लेके बैठे हैं मार्केट में दिन भर ट्रेडिंग करनी है, तो फिर वो एक अलग चीज़, फिर समझो सीखो, एक डिफरेंट चीज़ है। उसमें भी बहुत कम लोग हैं जो 20% कमा रहे हैं। चलो, लास्ट सेशन एक हमारा हुआ था जब हम लोग ऐसे बातचीत कर रहे थे, उसका जो मेन मेन रिकैप था ना, वो एक बार देखते हैं कि तुमको याद है कि नहीं। तुमने सेशन सुनी थी उसमें तुमको कुछ याद है कि नहीं है? देख, रिकैप देखते हैं रिवीजन टाइप का। कि मैंने कहा था कि अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो वो दो तरीके से पैसा उठा सकता है। वो दो तरीके कौन कौन से हैं? 2 ways by which we can get money for doing business. सर याद नहीं है। तभी मैंने सोचा कि अब टाइम भी काफी गुजर चुका है। याद होगा, कहीं ना कहीं याद होगा। अगर तुम्हें बिजनेस करना है, अगर तुम एग्जाम्पल हो, तुमको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास दो ही तरीके हैं ओ, पैसे। हाँ, एक लोन। लोन कर ले सकते हैं, सेकंड। सेकंड, पार्टनर ढूंढ सकते हैं। हाँ हाँ, पार्टनर।
पार्टनर ढूंढना मतलब बेसिकली शेयर में इन्वेस्ट करना, मतलब इक्विटी निकालना, इक्विटी। तुम किसी को 20% का पार्टनर, किसी को 30% का पार्टनर, उससे पैसा लेकर उसको पार्टनर बना सकते हो, तो वही शेयर्स, वही इक्विटी है। किसी से पैसा लेकर उसको पार्टनर बना देना। नेक्स्ट है फेमस मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट। तीन चार ऑप्शंस के बारे में बात पिछली बार भी की थी, आज तो बहुत डिटेल में बात कर लिया। कौन कौन से फेमस मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, तीन चार नाम बता दो। सो एफडी, और म्यूचुअल फंड्स, और एफडी म्यूचुअल फंड दो हो गए, और तुम्हारा फेवरेट कौन सा था? वो सब गोल्ड बॉन्ड्स। गोल्ड बॉन्ड्स हो सकते हैं, तो तीन चार ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जब हम लोग कोई शेयर बाय करते हैं तो एक्चुअल में हम लोग क्या खरीद रहे होते हैं? कोई सामान तो नहीं खरीदते, क्या खरीदते हैं एक्चुअल में हम लोग? अ पोर्शन ऑफ अ कंपनी। पोर्शन ऑफ कंपनी। बहुत अच्छा आंसर किया तुमने। द पोर्शन ऑफ कंपनी या फिर फ्रैक्शन ऑफ ओनरशिप खरीदते हैं। तो ये समझना है कि तुम एक पोर्शन ऑफ कंपनी खरीद रही हो। मतलब अपना एक बिजनेस हम खुद से नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस कोई और चलाएगा, बट उसका एक फ्रैक्शन हम खरीद लिए। और उसका प्रॉफिट होगा तो मेरा प्रॉफिट होगा, उसका लॉस होगा तो मेरा लॉस होगा। तो ये समझना है शेयर के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, वाइल टेकिंग लोन वी हैव क्या। जब हम लोग लोन लेते हैं तो हमारी प्रॉब्लम क्या होता है? अगर तुमने बिजनेस स्टार्ट किया और तुम्हारा लोन ले लिया तुमने, तुम लोन क्यों नहीं पसंद करती हो लेना? तुम किसी को पार्टनर बनाना क्यों पसंद करती हो? सो क्योंकि लोन में इंटरेस्ट लगता है। हाँ, वो फिक्स्ड लाइबिलिटी होता है कि वो देना ही देना है तुमको। चाहे हम्म, तुम प्रॉफिट हम्म, कमाओ चाहे तुम लॉस कमाओ, तुमको उतना देना ही देना है, फिक्स्ड लाइबिलिटी है। तो वी हैव फिक्स्ड हम्म। लाइबिलिटी। लेकिन जब पार्टनर बन गया तो प्रॉफिट भी उसका, लॉस भी उसका। वो अपने रिस्क पे खुद आएगा। बात समझ गई? तुमने बिजनेस स्टार्ट किया, कोई तुम्हारा पार्टनर बना, तो अब वो अपने रिस्क पे खुद आया है पैसा लगाने। फायदा होगा तो उसका भी होगा, लॉस होगा तो उसका भी होगा। तुम्हारे पास कोई फिक्स्ड ऐसा नहीं कि तुमको उसको मंथ के लास्ट में देना है, साल के लास्ट में तुमको कुछ पैसा देना है। प्रॉफिट होगा तब देना है, प्रॉफिट नहीं होगा तो कुछ नहीं देना है। लेकिन लोन में फिक्स्ड लाइबिलिटी है, तुमको प्रॉफिट हो लॉस हो तुमको देना ही पड़ेगा पैसा लास्ट में। तो तुम्हारा लॉस उसमें बढ़ जाता है कभी कभी, ठीक है। अगला ये है, अच्छा, दो ब्रॉड मार्केट इंडेक्स। स्टॉक मार्केट के इंडेक्स कौन कौन से होते हैं, दो का नाम याद है? सर एक नेशनल स्टॉक वो एक्सचेंज। एक्सचेंज है, हम इंडेक्स पूछ रहे हैं, इंडेक्स। सो निफ्टी, सेंसेक्स। करेक्ट, बिल्कुल सही बताया तुमने। मैं पेन का ऑप्शन क्लिक करा तो गलती से स्टॉप शेयरिंग हो गया, एक सेकंड। हाँ, निफ्टी एंड सेंसेक्स सही है। निफ्टी एंड सेंसेक्स, इन पे फोकस रखना। अगर मार्केट में कुछ भी सीखना है, कुछ भी ट्रैक करना है, तो निफ्टी और सेंसेक्स के कंपैरिजन में ही सारा कुछ स्टडी करना है। उसको एकदम ध्यान में रखना है। निफ्टी में कितने शेयर्स होते हैं? निफ्टी में कितने शेयर्स की बात होती है? सर सो इसमें टॉप 50 कंपनीज हाँ, रहते 50 हैं। कंपनीज होती हैं, 50 स्टॉक्स होते हैं, ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट, सेंसेक्स में कितने होते हैं? 30। सेंसेक्स 30। बहुत अच्छा, तुमको तो याद सारा कुछ लास्ट मीटिंग से। एस आई पी वर्ड का मीनिंग समझ में आ गया? एस आई पी क्या होता है? सब मंथली उसमें ये कर इन्वेस्ट करना रहता है ठीक है, सिस्टमैटिक एक इन्वेस्टमेंट। फिक्स डेट पे। ठीक हाँ। है। क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में बात किए थे, Q1 Q2 Q3 Q4, याद है? ये Q1 कब से हाँ, होता है? वो अपना कंपनी अपना वो कुछ शीट निकालता है। हाँ, ये कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना कमाई हुआ, सब कुछ दिखता है। हाँ। बट Q1 कब से कब तक होता है? सर कितने कितने मार्च या अप्रैल से। कितने मंथ्स का होता है क्वार्टर? 2 या 3 महीना का 3 महीने का था होता है, शायद। 3 महीने का। फर्स्ट क्वार्टर होता है अप्रैल से शुरू होता है। अप्रैल मई जून, फर्स्ट क्वार्टर। अप्रैल टू जून। सेकंड क्वार्टर कब से कब होगा? सो जुलाई जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई से सितंबर। ठीक है, थर्ड क्वार्टर। अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अक्टूबर टू दिसंबर। फोर्थ क्वार्टर। जनवरी फरवरी मार्च। जैन टू